हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों के बीच करीब 5000 मीटर की ऊंचाई पर एक छोटी सी झील है जो साल के ज्यादातर समय बर्फ के नीचे दबी रहती है। लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है, उसके नीचे छिपा डरावना सच सामने आने लगता है। जहां जमीन पर बिखरी हैं सैकड़ों इंसानी हड्डियां। किसकी थीं ये हड्डियां? वे लोग यहां पहुंचे कैसे? और आखिर उनकी मौत हुई कैसे? साल 1942 में एक ब्रिटिश फॉरेस्ट रेंजर की नजर पहली बार इस रिमोट लेक पर पड़ी। बर्फ पीछे हट रही थी और उसके साथ दिखाई दे रहे थे ह्यूमन स्केलेटन्स। एक दो नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में। इतनी ऊंचाई पर ह्यूमन स्केलेटन्स का मिलना अपने आप में हैरान करने वाला था। आखिर कोई इतना कठिन रास्ता तय करके इस सुनसान जगह तक क्यों आया होगा? उस समय इसके कई अनुमान लगाए गए। किसी ने इसे किसी पुराने मिलिट्री ग्रुप से जोड़ा, तो किसी ने किसी बीमारी या नेचुरल डिजास्टर की पॉसिबिलिटी बताई। लेकिन रूपकुंड से जुड़ी एक कहानी इससे भी पुरानी थी। लोकल ट्रेडिशन में इस क्षेत्र का संबंध देवी नंदा से माना जाता है। एक फोकलोर के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि सदियों पहले एक राजा अपनी गर्भवती रानी और अपने साथियों के साथ नंदा देवी की यात्रा पर निकले थे। यात्रा के दौरान राजा के दल से ऐसी गलतियां हुईं जिनसे देवी नंदा नाराज हो गईं। और फिर अचानक मौसम खराब हो गया और देखते ही देखते एक सिवियर हेलस्टॉर्म शुरू हो गई। कहानी के अनुसार अचानक शुरू हुई इस सिवियर हेलस्टॉर्म में राजा के दल के कई लोग अपनी जान गंवा बैठे। समय के साथ बर्फ ने उनके रिमेन्स को ढक लिया और सदियों बाद जब बर्फ पिघली तो वही रिमेन्स फिर से दिखाई देने लगे। एक इंटरेस्टिंग बात यह थी कि इन स्केलेटन्स पर मिली कुछ इंजरीज इस लेजेंड से कुछ हद तक मेल खाती थीं। लेकिन क्या सच में यही हुआ था? साइंस के पास इसका सीधा जवाब नहीं था। फिर रिसर्चर्स ने इन रिमेन्स की साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। रेडियो कार्बन डेटिंग ने एक इंपॉर्टेंट बात सामने रखी। लेकिन रिसर्च से पता चला कि ये रिमेन्स एक ही समय के नहीं थे। कुछ लगभग 1000 साल पुराने पाए गए, जबकि कुछ इंडिविजुअल्स उससे कई सदियों बाद के थे। यानी रूपकुंड में मिले सभी स्केलेटन्स किसी एक ही इंसिडेंट के विक्टिम्स नहीं थे। ये डिस्कवरी पूरी मिस्ट्री को बदल देती है, क्योंकि अब सवाल सिर्फ ये नहीं था कि इनकी मौत कैसे हुई, बल्कि सवाल था लोग अलग अलग समय में इस सुनसान जगह तक जा ही क्यों रहे थे। और जब साइंटिस्ट्स ने इन एंशिएंट रिमेन्स का डीएनए एनालिसिस किया, और यहीं से रूपकुंड की मिस्ट्री और उलझ गई। कुछ इंडिविजुअल्स की जेनेटिक एंसेस्ट्री साउथ एशियन पॉपुलेशन से जुड़ी थी, लेकिन कुछ की एंसेस्ट्री ऐसे रीजन से जुड़ी मिली जो साउथ एशिया से बहुत दूर थे। यानी रूपकुंड की कहानी शायद किसी एक ग्रुप की कहानी नहीं थी। अलग अलग समय, अलग अलग लोग और एक ही रहस्यमयी जगह। आखिर ये लोग थे कौन, और इतनी ऊंचाई पर उनकी मौत का असली कारण क्या था? लेकिन असली रहस्य तो अब सामने आने वाला था। जब रिसर्चर्स ने इन रिमेन्स का डिटेल्ड डीएनए एनालिसिस किया, तो सामने आया कि ये सभी लोग एक ही जेनेटिक बैकग्राउंड से नहीं थे। अब सवाल ये था, क्या ये सभी लोग एक ही समय में यहां पहुंचे थे, या इनके यहां आने का समय अलग अलग था? रेडियो कार्बन डेटिंग से इस बारे में एक बात साफ हो गई। इन इंडिविजुअल्स की डेथ्स के बीच काफी बड़ा टाइम गैप था। कुछ रिमेन्स लगभग 7th से 10th सेंचुरी के आसपास के पाए गए, जबकि कुछ इंडिविजुअल्स कई सेंचुरीज बाद के थे। इसका मतलब यह हुआ कि रूपकुंड सिर्फ एक सिंगल डिजास्टर की जगह नहीं थी। अलग अलग समय में लोग यहां पहुंचे थे, लेकिन उनके यहां आने का एग्जैक्ट पर्पस आज भी पूरी तरह क्लियर नहीं है। एक पॉसिबिलिटी यह है कि कुछ ग्रुप्स का कनेक्शन हिमालयन पिलग्रिमेज ट्रेडिशन से रहा हो। इस पूरे रीजन में देवी नंदा से जुड़ी यात्राओं की एक लंबी कल्चरल हिस्ट्री है,
आज भी नंदा देवी राज जात जैसी यात्रा इस इलाके की धार्मिक परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन क्या रूपकुंड में मिले सभी लोग पिलग्रिमेज पर ही आए थे? इसका कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, और यही फर्क है एक पॉसिबल एक्सप्लेनेशन और प्रूवन फैक्ट के बीच। अब अटेंशन गया इन स्केलेटन्स की इंजरीज की तरफ। कुछ स्कल्स और बोन्स पर ऐसे चोट के निशान मिले जो ब्लंट फोर्स इंपैक्ट जैसे दिखाई देते थे। इन फाइंडिंग्स ने एक पुरानी पॉसिबिलिटी को फिर से चर्चा में ला दिया, हेलस्टॉर्म थ्योरी। क्या अचानक हुई सिवियर हेलस्टॉर्म ने कुछ लोगों को इतना गंभीर रूप से घायल कर दिया था कि वे बच नहीं पाए? लेकिन साइंटिस्ट्स इसे पूरी तरह प्रूवन एक्सप्लेनेशन नहीं मानते, क्योंकि एक ही समय पर मारे गए लोगों का एविडेंस नहीं है और सभी रिमेन्स की इंजरीज भी एक जैसी नहीं थी। इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि रूपकुंड में मौजूद हर व्यक्ति की मौत सिर्फ हेलस्टॉर्म की वजह से हुई। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आता है, अगर ये लोग अलग अलग समय में यहां पहुंचे थे, तो क्या हर ग्रुप की मौत का कारण भी अलग था? उनकी मौत के पीछे कोई नेचुरल डिजास्टर था, एक्सट्रीम वेदर, या फिर इस रिमोट हिमालयन रूट का कोई ऐसा खतरा जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं? इन सवालों का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि रूपकुंड के पास कोई ऐसा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं मिला जो इन लोगों की लास्ट जर्नी को डिटेल में एक्सप्लेन कर सके। हमारे पास जो बचा है वो है उनकी बोन्स, उनका डीएनए, उनकी इंजरीज और कुछ एंशिएंट ऑब्जेक्ट्स जो उनकी प्रेजेंस के क्लूज देते हैं। अब तक रूपकुंड से जुड़े कई सवाल सामने आ चुके थे, लेकिन अब बारी थी उन सारे क्लूज को एक साथ जोड़ने की। और जब रिसर्चर्स ने ऐसा किया तो सामने आई एक ऐसी बात जिसने पूरी कहानी बदल दी। डिजीज थ्योरी को सपोर्ट करने वाला कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं मिला। हेलस्टॉर्म थ्योरी कुछ इंजरीज से मैच जरूर करती थी, लेकिन इसे सभी डेथ्स का कंफर्म रीजन नहीं माना जा सकता। फिर आया डीएनए का सबसे बड़ा क्लू। जेनेटिक एनालिसिस से पता चला कि यहां मिले लोग एक ही बैकग्राउंड से नहीं थे, यानी ये सारे लोग एक ही घटना में नहीं मरे थे। और यही रूपकुंड का सबसे बड़ा ट्विस्ट था, जिसे हम सालों से एक सिंगल डिजास्टर की कहानी समझते आए। वो शायद एक सिंगल घटना थी ही नहीं। अलग अलग समय में यहां पहुंचे लोगों की कहानियां सदियों बाद एक ही जगह पर आकर मिली। लेकिन वे यहां क्यों आए थे और उनकी मौत किस वजह से हुई, इसका पूरा जवाब आज भी अननोन है। शायद रूपकुंड का सच किसी एक थियरी में छिपा ही नहीं है, क्योंकि यहां मिले स्केलेटन्स एक कहानी नहीं बल्कि कई अधूरी कहानियों के निशान है, और शायद उनका आखिरी चैप्टर कभी पूरी तरह सामने नहीं आएगा। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अगले सच के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगला सच आपका इंतजार कर रहा है।